तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये 4th सेमेस्टर की फिजिक्स की क्लास है जो रोजाना शाम को 7 बजे होती है। आपका मैथ्स भी चल चुका है 4th सेमेस्टर वाले के लिए और केमिस्ट्री चल ही रही थी। आज से आपकी सेकंड बुक जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज, अब कुछ बच्चों को इनके एमसीक्यू में दिक्कत है तो वे एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वे भी आपके लिए कराए जाएंगे। तो आपको इसमें समस्या लेने की कोई चिंता नहीं, आप हमसे जुड़े हो तो आप बेफिक्र रहिए। देखिए हमारा कौन सा है, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। मैं मार्कर उठा लेता हूं। जीपी थॉमसन जी के बारे में आपने सुना है? सर हमने नहीं सुना। इससे जस्ट पहले की क्लास थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या बताया था, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर रखता है। किसने बताया था? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पता चला था। और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? इतनी होती है। याद है कुछ? हाँ, तो ये हमें बताया था डी ब्रोगली ने। ये प्रूफ किसने किया था? आपके डेविसन जर्मन ने। किसने? डेविसन जर्मन ने। ये सब मैंने इससे जस्ट पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में। मैंने बताया था कि डेविसन जर्मन जैसा ही एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जीपी थॉमसन। हाँ जी, ये बेही थॉमसन, जे थॉमसन जी के लड़के हैं। तो जीपी थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो आज की क्लास में हम इस एक्सपेरिमेंट को ही पढ़ने वाले हैं। सर ये कैसे होगा, नहीं होगा, ये सिलेबस में है या नहीं? आप सिलेबस में जाओ, डेविसन जर्मन के बाद जीपी थॉमसन दिया हुआ है। हम आधा अधूरा काम नहीं करेंगे, हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या? द वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कंफर्म्ड बाय जीपी थॉमसन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, किसने बताया था? अपने डी ब्रोगली ने। हाइपोथेसिस में पता चला था हमें कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखता है। इसे कंफर्म, बिल्कुल 100% कंफर्म किसने किया? जीपी थॉमसन ने, बाय हिज फेमस इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। अपने फेमस इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया था? इसे बात को वेरीफाई किया था, पुष्टि की थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे इनका फेमस इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ही पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है? द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो ऑब्टेन होता है, मिलता है किससे? बाय पासिंग ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एक बीम पास करने से, वेलोसिटी v की, थ्रू अ थिन गोल्ड फॉयल। जो देखो ये फिलामेंट से क्या हो रहा भाई? फिलामेंट तंतु बोलते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हुई और वो देखो गोल्ड फॉयल में से क्या हो रही है? पास हो रही है। ये लिखा हुआ थ्रू अ थिन गोल्ड फॉयल was exactly similar to that obtained from x-rays of wave। यानी कि जो हमें इसमें वेवलेंथ मिली थी वो इक्वल थी जो हमें एक्स रेज के लिए मिल रही थी। एक्स रेज के लिए ये वाली ऐसी ही कुछ किसमें मिली थी? इस बीम की मिली थी। एक्स क्या है? एक वेव है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? वेव नेचर भी वेरीफाई हो गया। समझ गए? नहीं समझे? सर एक बार और क्लियर करो। देखो जब इस एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली तो हमें वही वेवलेंथ मिली जो एक्सरेज में इस फॉर्मूले से मिलते हैं। यानी कि मतलब दोनों सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब दोनों का नेचर भी क्या है? सेम है। तो ये आपका मेन जीपी थॉमसन जी का एक्सपेरिमेंट था। यहां तक लिखने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखो। अब देखो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपके बोर्ड पे आ गई होगी। आप लिखना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो। देखो, the electron produced by passing an electric current through a filament F। इस फिलामेंट F में हम क्या करेंगे? करंट पास करेंगे। जैसे करंट पास करेंगे इस फिलामेंट F में तो ये गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। एंड एक्सिलरेटेड बाय गिविंग ए हाई पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50,000 वोल्ट टू द एनोड। अब इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन सुस्त है, ठंडे ठंडे। अब हमने क्या किया? एनोड को क्या दिया? हाई पोटेंशियल दिया। पॉजिटिव होता है 50
1000 वोल्ट का, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा। अब एकदम जब अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या होंगे, तेजी से दौड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सिलरेट हो गए। द होल अपरेटस इज केप्ट हाईली इवैक्यूएटेड। सारा हमें अपरेटस क्या रखना होता है, हाईली इवैक्यूएट हो रखना होता है। इसके बारे में मैं बता चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं कि इवैक्यूएशन क्या होता है। ठीक, द इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू अ फाइन होल इन अ मेटल ब्लॉक बी। जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या पास होगी, एक ब्लॉक बी में से पास होगी जो मेटल का बना हुआ है, और किस पे गिरेगी, गोल्ड जी की फॉइल पे, फॉइल मतलब परत पर, एंड थ्रू ए फाइन होल इन ए मेटल ब्लॉक एंड फॉल्स ऑन ए गोल्ड फॉइल जी। एक गोल्ड फॉइल जी पे गिरती है जिसकी थिकनेस कितनी है, 10⁻⁻8 मीटर बोलते हैं, कुछ लोग 10⁻⁻6 मीटर बोलते हैं। तो आपको इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। तो जब इसमें टकराई, तो इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे, अब आप भागे जा रहे हो और आप दीवार से टकराओ धड़ाक, तो आप भी क्या, जग से जो छम से जो टूटे कोई सपना, आप भी क्या हो जाओगे, इधर उधर को बोखला जाओगे जब सिर में चोट लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफ्रैक्ट होंगे। डिफ्रैक्ट आप जानते हो अपने पास से भटकना, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। यही लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन सफर्स डिफ्रैक्शन एंड आर रिकॉर्डेड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। और ये डिफ्रैक्शन होके इधर उधर जाएंगे, हम कहां चेक कर लेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पर ये कहां जा रहे हैं। और जो हमें क्या मिलेगी इस फोटोग्राफिक प्लेट पर, रिंग्स मिलेंगी, जैसी न्यूटन रिंग में मिलती थी ना रिंग, गोल गोल छल्ला, तो ऐसी इस तरह की इसमें क्या मिलती है, रिंग्स मिलती हैं। तो अब इस आप पूरे पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर बनाना, पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, और फिर ये फिगर बना लेना। कर लिया ये काम आपने, फटाफट करो जल्दी। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हमने क्या पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, वर्किंग पढ़ ली। अब हम क्या करते हैं, हम इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ते हैं सारा का सारा। तो इसमें मैंने क्या बताई थी आपको, रिंग्स मिलती हैं। रिंग्स कैसे, फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, चीजों को हम प्रैक्टिकली लेने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज हम इसमें रटने की कोशिश नहीं करेंगे। ये मान लीजिए आपकी कोई फोटोग्राफिक प्लेट है, न्यूटन्स रिंग्स की तरह से ही कुछ जोन प्लेट की तरीके से, याद हो जिसे तो अच्छी बात है, जिसे याद ना हो कोई बात नहीं, ये भी तैयार हो जाएगा, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जीपी थॉमसन, देखो मेरे जो नोट्स होते हैं, पढ़ाने का तरीका होता है वो आपको इस तरीके से होता है कि आपके नोट्स भी बन जाए और चीजें समझ में भी आ जाए। मैंने क्या बताया था, इसमें क्या मिलेगी, सर्कुलर रिंग्स मिलेंगी। तो ये सर्कुलर रिंग्स मिल रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी करते करते एक लास्ट में मिल गई मुझे। ठीक है बच्चा, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। आप सर्कुलर शेप में बनाना, गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा बना लोगे, क्योंकि मेरी पता है ड्राइंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है। साइंस वालों की शिकल, हैंड राइटिंग और कला दोनों ही क्या होती हैं, बहुत बकवास। ये मैंने सेंटर सी मान लिया। यहाँ पे मान लो लाइट बीम जो आ रही थी वो ऐसे आ रही थी, ठीक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने गोल्ड वो रखी हुई थी प्लेट, मेरी गोल्ड फॉइल, सॉरी, यहां से कोई डिफ्रैक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन बीम एक, ठीक, मान रहा हूं मैं, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल है लेंथ, और एक बीम डिफ्रैक्ट हुई और सबसे ऊपर जाकर टकराई, टकरा गई। ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली बच्चा, ये मान ली मैंने ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। और यहाँ पे जो आपकी बुक में एंगल बनना हुआ, ऐसे दो एंगल मानने हुए, एक थीटा ये है, एक थीटा ये है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। सर 2 थीटा मानना जरूरी है, हालांकि फिगर में जब हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का डेरिवेशन करेंगे उसमें एंगल कहीं आता नहीं है, तो आप कंप्लीट थीटा एंगल मान सकते हो। ठीक, तो सर आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे लेट ए बीम फ्रॉम जी, ठीक, अंडरगोज आ ब्रैग डिफ्रैक्शन एंड फॉल्स एट पॉइंट, क्या मान लू, ई ऑन फोटोग्राफिक प्लेट विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सी। जो मतलब जी से ब्रैग से डिफ्रैक्शन लिया
और पॉइंट ई पर गिरी जो सी से आर दूरी पर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड सी इज एल। ठीक, देन अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स डिफ्रैक्शन इक्वेशन। अब मुझे बताओ ब्रैग का फॉर्मूला क्या है, रफ कर दो ये वाला फिगर। ब्रैग का फॉर्मूला बताओ अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स फॉर्मूला। ब्रैग्स फॉर्मूला पता है नहीं पता? सर मतलब दिमाग में घूम रहा है पर जुबान पे नहीं आ रहा है ना, बोलो जुबान केसरी। तो बेटा क्या होता है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन जब हम एक की बात करते हैं तो एन की जगह क्या आ जाता है, 1। तो यहां से क्या हो गया, 2d साइन थीटा आया कुछ याद, इक्वल टू एन लैम्डा। हियर एन इक्वल टू 1, तो आउट तो नहीं जा रहा, अभी तो मैं बहुत हूं। 2d साइन थीटा क्या हो गया हमारा, 1 लैम्डा। अब थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो बेटा, थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। यहां से आप थीटा की जगह, साइन थीटा की जगह थीटा रख सकते हो। सर आप दिख नहीं रहे, लो दिख गया। सर कैसे रखेंगे, अब मेरी चीज समझना, एक बहुत छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी सुंदर सी भैया। हाँ, आपका जो होता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। जब लिमिट क्या हो, थीटा टेंस टू 1, थीटा टेंस टू 0 पढ़ा है। टेन थीटा अपॉन थीटा भी क्या होता है, 1। क्यों होता है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी कि जब वैल्यू एंगल 0 के आसपास हो तो वैल्यू वही मिलती है जो यहाँ पर लिखी हुई होती है। तो थीटा टेंस टू 0 का मतलब क्या है, वैल्यू 0 के आसपास हो। अब ये फिगर इतनी बड़ी नहीं बनती, एंगल बड़ा नन्ना सा बनता है, बहुत नन्ना सा। तो यहाँ पर साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए 2d थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, या d 2 थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहां तक कोई समस्या? सर नो समस्या, ज्यादा नीचे तो नहीं गया, नहीं ज्यादा नीचे नहीं गया। तो ये बात तो आप समझ गए। ठीक, साइन थीटा की जगह थीटा ऐसे लिखा गया। सर ये कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा का। ऐसे टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, जब थीटा की वैल्यू बहुत कम हो। यहाँ पर बहुत नन्ना सा एंगल बनता है तो थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा कम ही होती है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई? सर आ गई, हमारी ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब ये मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। ठीक, अब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, फ्रॉम फिगर। बेटा ये लैंग्वेज के लिए खाली छोड़िए, मैंने जो बोल ली थी लिख लेना, फ्रॉम फिगर। अगर हम फिगर से बात करें तो यहाँ पे पूरा एंगल कितना, टेन 2 थीटा किसके बराबर, हिंदी वालों लाल बट्टे कक्का, इंग्लिश वालों पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब लाल बट्टे का लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर लंब होता है और बेस आधार होता है। तो भैया परपेंडिकुलर कितना सर, आर, बेस कितना है, एल। तो कितना आ गया, आर अपॉन एल, यही तो आ गया। चलिए अब यहाँ पे एक छोटी सा कॉन्सेप्ट समझो, क्या, बट जो आपका टेन 2 थीटा है किसके बराबर आ जाएगा, 2 थीटा के। क्यों, क्योंकि थीटा बहुत इक्वल, बहुत मिनिमम एंगल है, अभी बताया तो 2 सेकंड पहले। तो 2 थीटा किसके बराबर आ गया, आर अपॉन एल। ये वैल्यू मैंने किस में रख दी, 1 में रख दी। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 2 थीटा की वैल्यू रखी तो कितना आ गया, डी आर अपॉन एल इक्वल टू लैम्डा। तो जब हमने इस फॉर्मूले को लगा के, सुनना, इस फॉर्मूले को लगा के वेवलेंथ निकाली, आर भी पता है, एल भी पता है और डी भी मुझे पता है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज बताओ, इस फॉर्मूले को लगा के जब मैंने क्या निकाली, लैम्डा निकाली, तो वो इसके इक्वली आई, इसके इक्वली। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों वेवलेंथ क्या है, सेम है। अब आप चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते हो, फ्रॉम दिस रिलेशन, फ्रॉम
this relation from this relation wavelength associated with the accelerated electron can be calculated ठीक। मतलब इस फॉर्मूले से हम क्या लिखते हैं, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। चलिए ये आ गया। दिस एग्रीज विद द रिलेशन, ये एक रिलेशन से एग्री कर रही है। कौन से? लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। अब आपको पता होगा ये हमने फॉर्मूला मैंने डराइव कराया हुआ है इससे पहले से पहली डी ब्रोगली में, जो किसके बराबर है भैया? दिस एक्सपेरिमेंट provides a direct confirmation of wave nature of electron। ठीक, लो जी, जेपी थॉमसन का मेनली यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा जेपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। लेकिन मेरे पास बहुत सारी बुक है, जैसे मैं दिखाऊं भैया, एक बुक तो ये है, ठीक, ये मैंने खोला हुआ है, ये रहा जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। सर फ्रंट पेज दिखा दो बेटा। फ्रंट पेज हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि कई बार बुक वाले ही कॉपीराइट मार देते हैं और फिर अपनी बुक को प्रमोट कराने के लिए फोर्स करते हैं। ठीक, एक दूसरी बुक ये है जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये दोनों बुक होगी। और एक हमारे टाइम पे आती थी भैया, उस बुक पे मजाक मत लेना, इस बुक को चूहे खा गए हैं, ठीक है। तो एक ये रहा जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, सब पे पिन लगे हुए हैं। मैं अपने पास से कुछ नहीं कराता। जो सबसे पहली बुक दिखाई थी उसमें थ्योरी थी, उसमें ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट नहीं था। जो दूसरी बुक दिखाई थी उसमें यहाँ तक क्या हुआ है, और ये जो तीसरी बुक है बच्चा, इसमें इन्होंने रिलेटिविस्टिक केस के लिए निकाल रखा है। तो यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी में एम की वैल्यू रखी थी एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन आपको उसमें नहीं घुसना क्योंकि मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ में रिलेटिविस्टिक केस से ये वैल्यू ऑलरेडी निकलवा चुका हूं। इन्होंने वापस से निकाली हुई है, मैंने निकालवाई हुई है डी ब्रोगली वेवलेंथ में। अगर फिर भी आपको जानने की इच्छा है तो मुझे बता देना, मैं निकलवा दूंगा। पर मैंने ये डी ब्रोगली वेवलेंथ में निकाली हुई है। आप क्या लिखोगे, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी करके वापस से ये निकाल के दिखा दोगे अगर रिलेटिविस्टिक केस में पूछेगा। ये कहाँ है, मैंने निकलवाई है, आप डाल लेना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बाय फिजिक्स गुरु, तो आपको ये वाली भी फिर से इसका प्रूफ मिल जाएगा। अब एक बुक में क्या कर रखा है बेटा, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, मैं एक बुक को नहीं लेके चलता। अगर आप कहते हो कोई एक बुक, तो उन्होंने क्या कर रखा है, एन साथ में लेके चल रहे हैं। उन्होंने क्या ले रखा बच्चा, एन लैम्डा ही रखा हुआ है। यहाँ पे एन की कोई वैल्यू नहीं रखी हुई, तो यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल्स टू एन लैम्डा आ गया। तो यहाँ पे कर दिया पुटिंग इन एन लैम्डा आ गया, और एन कहाँ आ गया, यहाँ अपॉन में। एक में ऐसे भी क्या हुआ है, तो आप ऐसे चाहो ऐसे निकाल लो, दोनों ही सही है, हमारा कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी क्या होता है, अच्छे से खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।